तो बेटा एटम चैप्टर की थ्योरी हम कवर कर चुके थे एंड वी नाउ विल डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपके सामने बोर्ड पर अभी कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जेई मेंस में आपके पूछे गए हैं। तो नीट में भी रिपीटेडली इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो ध्यान से देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स। Imagine that the electron in a hydrogen atom is replaced by, ध्यान से देखिए, वो आपसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम है, उसमें बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ जो चक्कर काट रहा है वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, न्यूक्लियरी चैप्टर भी आपके एमटीएस में आ रहा है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो ज्यादा। ठीक है, न्यूक्लियरी चैप्टर का वेटेज काफी कम रहेगा। स्टिल आई विल सेंड यू द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। तो अगर कोई ये है कि जल्दबाजी में उसको पढ़ना चाह रहा है एमटीएस के लिए, तो आप उस वीडियो लेक्चर को रेफर करें और उससे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको आप क्लियर करें। ठीक है, और नहीं तो हम उसको कवर कर ही लेंगे, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। यू कैन इजीली कंप्लीट दैट बिफोर 15। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है। इमेजिन दैट द इलेक्ट्रॉन इन a हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय ए म्यूऑन। इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके एक इमेजिनरी पार्टिकल उसने यूज किया है, दैट इज म्यूऑन। ठीक, द मास ऑफ म्यूऑन पार्टिकल इज, और ये भी बता दिया उसने कि म्यूऑन का जो मास है वो 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एंड चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज है नियॉन का, दैट इज इट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइनस ई के इक्वल। मतलब नियॉन का चार्ज तो एज इट इज है, बट मास केवल आपका कितना है 207 टाइम्स। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम विल बी। देखो इसका क्या मतलब है आयनाइजेशन पोटेंशियल का। व्हाट डू वी मीन बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल। ध्यान समझिए, एक टर्म चलता है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखी होगी वैसे। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलेंगे, कभी भी आपके पास जो भी एटम है और मान लीजिए इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, जनरल डेफिनेशन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एटम की क्या होती है, किसी भी एटम में जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम। अगेन, मार्क माय लैंग्वेज, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम। मतलब आयन किनको बोलते हैं, जैसे सोडियम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले सोडियम में से तो हम कहते हैं कि ये आयनाइज हो गया है। ठीक है, ये कैटाइन बन गया है। सो बेसिकली द वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अब ये मतलब नहीं है कि वो अंदर वाला ही होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, जो भी सबसे लूजली बाउंड है उसको निकाल देंगे और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते ही ये कैटाइन बन जाएगा और हम कहेंगे कि ये आयनाइज हो गया है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, सिंस एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो जो भी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आती है, मान लो इलेक्ट्रॉन अभी इस ऑर्बिट में है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर अगर वो nth ऑर्बिट में है तो उसकी जो एनर्जी आती है टोटल वो कितनी आती है, -13.6
माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यानी कि अगर आप उस ऑर्बिट में उसको इतनी एनर्जी बाहर से दे दोगे, उसकी नेट एनर्जी को एटलीस्ट क्या बना दोगे, जीरो। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी जीरो की तरफ जाती है, और जब वो न्यूक्लियस से बिल्कुल फ्री हो जाएगा वो स्टेट होती है जब उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाए, जीरो। तो बेसिकली आपसे जब ये पूछा गया कि एक कोई इलेक्ट्रॉन है वो nth ऑर्बिट में है, तो बताओ एक ही इलेक्ट्रॉन है पहली चीज, और वो nth ऑर्बिट में है, तो उसको बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो जो उस ऑर्बिट की एनर्जी है वही उस एटम के लिए क्या बन जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके के टर्म चलते हैं कि हाइड्रोजन एटम में आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है नॉर्मली, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट में जब हाइड्रोजन होता है तो जेड की जगह 1 रखेंगे, एन की जगह भी 1 रखेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम बाहर से इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें तो इसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और टोटल एनर्जी जीरो होने का मतलब कि ये इस न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये कब है, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह कोई ऐसा पार्टिकल चक्कर काटने लग जाए जिसका मास 207 टाइम्स है, तो फिर इस आयनाइजेशन एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। कुल मिला के हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारी एनर्जी के एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखें। जो फॉर्मूले आपने डिराइव किए थे Rn, Vn एंड En बोर मॉडल में, वो हमने ये मान के डिराइव किए थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तब हमारे जो ये फॉर्मूले आए थे याद करिए, इट इज n स्क्वायर बाई z 0.529 एंगस्ट्रॉम, z बाई n into c upon 137, and E of n is equal to -13.6 z square by n square। तो ये जो हमारे फॉर्मूले आए थे बेटा, ये मान के आए थे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है इनके सभी के चारों तरफ। लेकिन अब हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हटा देंगे दूसरा आएगा तो मास चेंज हो जाएगा रिवॉल्विंग पार्टिकल का। तो मास चेंज होने से इनमें से किस किस पर फर्क पड़ता है वो हमें समझना पड़ेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। डेरिवेशन कैसे निकाला था याद करिए, डेरिवेशन निकाला था मास इंटू वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स था, तो यहां से ये कैंसिल हुआ, और ये इक्वेशन बनी है आपकी आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन बनाई थी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से जो v इक्वल टू आपका आया दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये v का एक्सप्रेशन बना। अब v का एक्सप्रेशन जब हमने यहाँ पे रखा था तो यहाँ से r इज इक्वल टू आपका मिल गया था के ई स्क्वायर अपॉन एम। v स्क्वायर की जब वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहां से एक एम से एक एम कैंसिल और एक आर से एक आर कैंसिल, तो जो आर का एक्सप्रेशन आपका बना दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, नाउ इट इज इक्वल टू 1 बाई एम, ये एम भी इधर आएगा,
तो अब आपको समझ आया कि जो रेडियस है वो m की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस मास के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का मास रख दें तो आंसर हमारा क्या आता है, दिस वन। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ किसी और का मास रख देंगे, जैसे म्योन है, म्योन का मास रख दिया, तो फिर यहाँ पर जो म्योन के लिए एक्सप्रेशन बनेगा, ध्यान से देखें, म्योन के लिए अगर आपको एक्सप्रेशन बनाना है, ये तो किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। म्योन के लिए एक्सप्रेशन बनाते समय एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी, लेकिन जो मास आपका आ जाएगा दैट इज ऑफ म्योन। तो अब आप जब रेशियो लेंगे तो यहां से आपको पता लगेगा आर ई बाई आर म्योन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा मास ऑफ म्योन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आर म्योन आपका आएगा दैट इज एम ई डिवाइडेड बाई एम म्यू इनटू आर ई। ठीक है ना। तो ये चीज आपको जहन में दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जो रेडियस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल होती है, मास ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सभी को, लेट मी नो। दूसरा, जब आप इस आर की वैल्यू यहां रखेंगे तो आप देखेंगे जो v है, इसमें अगर r की जगह आप 1/m रखेंगे तो ये m से ये 1/m कैंसिल हो जाएगा, और जो v है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिजल्ट, कि अगर केवल रिवॉल्विंग पार्टिकल का मास चेंज करोगे आप तो उससे उसकी स्पीड पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी भी ऑर्बिट में उसकी क्या स्पीड होगी, इसका मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसका मतलब जो म्योन की स्पीड होगी वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड के ही बराबर है। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। तो आप याद करिए जो एनर्जी होती है वो, जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली अब आप देख सकते हैं सिंस स्पीड इज इंडिपेंडेंट, तो जो म्योन की एनर्जी है वो कैसे लिखोगे, मास ऑफ म्योन इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। क्योंकि स्पीड डिपेंड ही नहीं करती पार्टिकल के मास पर, इसीलिए आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो टोटल एनर्जी थी उसका फॉर्मूला क्या है, -1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी का स्क्वायर। तो जब आप रेशियो लेंगे तो यहां से पता लगेगा टोटल एनर्जी ऑफ इन केस ऑफ नियॉन इज इक्वल टू मास ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज अनदर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये रेडियस का रिलेशन है, ये स्पीड का रिलेशन है, और ये टोटल एनर्जी का रिलेशन है। तो यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो जो मिनिमम एनर्जी थी वो कितनी थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको फ्री कराने के लिए। तो अब जब नियॉन रिवॉल्व करेगा तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो अब उसने दिया था इट इज 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई कैन से अब जो एनर्जी होगी वो 200 टाइम्स इसके हो जाएगी। इज दैट क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट 27.2, 27.2 इंटू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको फ्री कराने के लिए। लेकिन उसने आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, क्या पूछा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो बेसिकली आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से समझिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी
डिवाइडेड बाई ई, डिवाइडेड बाई ई। देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है ना आंसर, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में बस ये ई ड्रॉप कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, और इसका फिजिकल मीनिंग अब तो अगर ऑप्शन देखे हैं तो क्या बनेगा आपका, if you see the option then you will find it will be equal to, अच्छा इसने पोटेंशियल पूछ के भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ये गलत है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। ई हटा के इसको आंसर बताना चाहिए था, और आपका जो आंसर बनता है वो लगभग लगभग इस ई को जब आप ड्रॉप करेंगे तो 27.2 इंटू 100 करेंगे तो डेसिमल के 2 डिजिट तक ये शिफ्ट होगा, 2720 वोल्ट टाइप का। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बी ऑप्शन, मोस्ट नियर बाय ऑप्शन ये बन रहा है आपका। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा वो हमारा डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने 207 लिया है और हमने वहां 200 कर लिया है, तो बेसिकली आपको इसको मल्टीप्लाई 13.6 को, जो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो आपको बेसिकली 207 से मल्टीप्लाई करना चाहिए इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तो आ गई आयनाइजेशन एनर्जी, और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है तो ये ई को गायब कर दीजिए, केवल इतना इतना आ जाएगा। सो विच इज वेरी नियर बाई टू ऑप्शन नंबर बी, इफ ई इज एलिमिनेटेड। इज इट क्लियर, लेट मी नो, बताइए इधर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, पढ़िए जरा ध्यान से। द recoil speed of a hydrogen atom after it emits a photon in going from n equal to 5 state to n equal to 1 state will be। देखो अब क्या क्या इसका मीनिंग है, जो ये कह रहा है उसका क्या मीनिंग है। उसने एक वर्ड यूज किया, रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो जैसे आपको याद हो, जब आप गन वाले प्रॉब्लम करते थे तो हम कहते हैं कि जब किसी गन से बुलेट फायर करते हैं v स्पीड से, ठीक है, तो बुलेट का मास अगर स्मॉल एम है और गन का मास आपका कैपिटल एम है, तो हम ये कहते हैं कि जब हम इसको फायर करते हैं तो ये बुलेट v स्पीड से आगे जाती है, और जो गन है वो कैपिटल v स्पीड से कहाँ आती है, पीछे। तो इस स्पीड को हम बोलते हैं रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, कि जब भी ये कुछ आगे की तरफ इमिट करेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम और इस गन का लीनियर मोमेंटम आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी नेट मोमेंटम इनिशियली जीरो था, तो फाइनली भी नेट लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब गन की वेलोसिटी इनटू गन का मास इज इक्वल टू बुलेट की वेलोसिटी इनटू बुलेट का मास। तो गन के केस में रिकॉइल वेलोसिटी हम इस तरीके से निकाल लेते थे। क्या ये सबको याद आ रहा है, 11th क्लास का कंसेप्ट है ये, क्या ये सबको याद आ रहा है बेटा, बताइए। ओके, ठीक है, गुड। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, अब आप इसमें ध्यान से देखिए, यहां पर एक एटम है इस तरीके से, और वो कह रहे हैं कि इसमें n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो ऑब्वियसली वो 5 और 1 के जो एनर्जी गैप है E5 माइनस E1, हमने पढ़ा है बोर मॉडल में कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो जब ये ट्रांजिशन होगा तो ये एटम अपने अंदर से एक फोटोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, फोटोन। फोटोन क्या है, बेसिकली पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी
कितनी होगी पैकेट की, तो इट इज इक्वल टू दिस वन, E5 माइनस E1। और प्लैंक ने कहा है कि किसी भी पैकेट की जो एनर्जी है, ठीक है, दैट इज गिवन बाय दिस वन। अब जब ये फोटोन है तो इसका कुछ लीनियर मोमेंटम भी रहा होगा, क्योंकि जब ये इससे निकला है तो बुलेट की तरह इसका कुछ लीनियर मोमेंटम होगा राइट डायरेक्शन में। तो उस लीनियर मोमेंटम को जीरो करने के लिए ये पूरा एटम लेफ्ट की तरफ जाता है, और इसको हम बोलते हैं रिकॉइल स्पीड ऑफ एटम। वी स्पीड से ये एटम कहाँ जाता है आपका, पीछे। ठीक है, तो अब हमने ये मान लिया कि इसकी जो रिकॉइल स्पीड है वो कितनी है आपकी, वी रिकॉइल के इक्वल। तो आप इसको क्या लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू वी रिकॉइल। ये लीनियर मोमेंटम लेफ्ट में हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन इन द राइट डायरेक्शन। अब लीनियर मोमेंटम फोटोन का जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में आप पढ़ते हैं, फोटोन का लीनियर मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा। सर हमें तो नहीं पता ये फॉर्मूले आप सीख लोगे जब आप डबल नेचर ऑफ लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आप इन फॉर्मूलों को एक्सेप्ट करिए एज ए प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस फोटोन का लीनियर मोमेंटम इक्वेट करेंगे h बाई लैम्डा। ठीक है, अब सर h की वैल्यू तो पता है हमें, इट इज 6.6 इंटू 10⁻34। लेकिन सर ये लैम्डा कैसे निकाले, तो ध्यान से समझिए, जब 5 से 1 पे ट्रांजिशन होता है, तो अगर आपको याद हो, ये जो पैकेट की एनर्जी है इसका फॉर्मूला प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में दिया जाता है एच सी बाई लैम्डा। तो आई कैन से, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी, आई कैन से E5 माइनस E1 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब E5 माइनस E1 ये कैसे निकाले, इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, एनर्जी का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, इट इज 13.6 जेड स्क्वायर। तो हाइड्रोजन है तो Z1 ले लेंगे, डिवाइडेड बाई n की जगह 5 रखेंगे, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये जो यूनिट आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और यहाँ पर H और C बाई लैम्डा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, जरा ध्यान से देखो, सभी लोगों को बहुत काम आएगी कैलकुलेशन। अब यहां से लैम्डा निकाला जा सकता है, और लैम्डा निकाल के इक्वेशन बन में रख के हम वी इक्वल निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये कैलकुलेशन कैसे करें, या तो हम H की वैल्यू रखें, C की वैल्यू रखें, फिर लैम्डा निकालें और फिर सॉल्व करें। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है, मैंने पहले भी बताया था। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल पे। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन में, या तो एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का कि इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये वैल्यू रख दो, और H की वैल्यू रख दो, C की वैल्यू रख दो, तो जो लैम्डा है वो मीटर में आ जाएगी, और फिर उस लैम्डा को आप इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, V रिक्वायर्ड। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा। मास ऑफ हाइड्रोजन आप कितना ले सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, व्हिच इज 1.6 into 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, क्या ये बात समझ आई आप लोगों को, बेटा बताइए जल्दी। ठीक, दूसरा, इस कैलकुलेशन को कई बार हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं। मान लो कहीं पर भी आपको एनर्जी दे रखी है और एच सी बाई लैम्डा दे रखा है, तो एक जो डेटा है वो आप ध्यान रखिए कि अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और लैम्डा नैनोमीटर में है,
तो डायरेक्टली आप H इंटू सी की वैल्यू 1240 रख सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देगा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप एच सी की जगह 1240 रखें, ई अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो लैम्डा आपका जो आएगा वो किसमें आएगा, नैनोमीटर में। आई होप इट इज क्लियर। तो कई बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो एच सी की जगह डायरेक्टली 1240 रख लेता है और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट चिपका देते हैं और लैम्डा को लिख लेते हैं नैनोमीटर में। मतलब अब जो लैम्डा की वैल्यू यहां से निकलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया और हमें एच और सी की भी वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। तो अब इस इक्वेशन से जो लैम्डा निकलेगी वो बेसिकली किस यूनिट में निकलेगी, नैनोमीटर में। तो किसी को ये इजी पड़ता है करना, तो कोई ऐसे कर लेता है, बजाय एच और सी की वैल्यू रखने के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रखने के, जहां कहीं भी एच सी बाई लैम्डा आए, आप एच सी की जगह डायरेक्ट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख सकते हैं और लैम्डा लेकिन फिर जो आएगा वो किसमें आएगा, नैनोमीटर में। क्या ये क्लियर हुई कैलकुलेशंस, बताइए जल्दी। ठीक है, तो आप यहां से लैम्डा निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में रख लेना, यू विल गेट द मास। नाउ लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। देखिए ये आपके स्क्रीन पे है, इसको देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। In a hydrogen atom, the electron make a transition from n plus 1th level। एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है n प्लस 1th लेवल से nth लेवल पर। तो देखो ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें ऑर्बिट्स बनी हुई हैं अलग अलग, और यहाँ पर n प्लस 1th लेवल है और उससे कौन से लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है, nth लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि जस्ट नीचे ये ट्रांजिशन हो रहा है। और ये दे रखा है कि n इज मच मच ग्रेटर देन 1। तो आपसे पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कितनी होगी। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है, तो वो ईएम वेव रेडिएट करता है। क्या रेडिएट करता है, ईएम वेव। ठीक है, मतलब वो फोटोन बेसिकली एनर्जी रेडिएट करता है इन फॉर्म्स ऑफ फोटोन। तो ये जो फोटोन है बेसिकली इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड। तो ये जो रेडिएशन इमिट करता है, प्लैंक ने बताया वो रेडिएशन बेसिकली फोटोन से मिलकर बनी होती है। और इस रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशन या फोटोन इज इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, अगर मैं बात करूं, इट इज नथिंग बट इक्वल टू ई एन माइनस ई एन प्लस वन, ई एन माइनस ई एन प्लस वन। दिस इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। अब ई एन का फॉर्मूला बोर मॉडल में ऑलरेडी दिया जा चुका है। क्या है ई एन का फॉर्मूला, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये माइनस, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एन प्लस वन से एन में आ रहा है, सॉरी, तो ये मैं अलग तरीके से लिखूंगा। इट इज ई एन प्लस वन माइनस ई एन। तो यहां जो इक्वेशन बनेगी, इट इज एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। दिस इज योर एच इंटू फ्रीक्वेंसी। अब फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करें तो देखो मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 13.6 जेड स्क्वायर ये बनेगा 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसने एक assumption दिया है कि n इज वेरी लार्ज, n इज वेरी लार्ज। तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इस assumption को इसी स्टेज पे लगा देते हैं। वो कहते हैं कि n अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो सर देखो मैं यहीं पर ये assumption लगा देता हूँ, n 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो सर इनका डिफरेंस तो जीरो आ गया। पर क्या एनर्जी का डिफरेंस जीरो है,
अगर एनर्जी का डिफरेंस जीरो ले लेंगे तो फिर तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब एनर्जी रेडिएट ही नहीं हुई। तो अजम्पशन कहां पर अप्लाई करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल अजम्पशन है कहीं पे भी लगा दो। अजम्पशंस वहीं लगाए जाते हैं जहां अजम्पशन लगाने से बहुत ज्यादा फाइनल रिजल्ट में कोई चेंज, ड्रास्टिक चेंज ना आए। आप अगर इसी स्टेज पे लगा दोगे तो इम्प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको मिलेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू अप्लाई दिस अजम्पशन। आप इसको पहले फर्दर सॉल्व करिए। ये बनेगा 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। एन स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये बचा एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल और ऊपर बचा टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आप इस स्टेज में अजम्पशन अप्लाई करिए। ठीक है। अब अगर आप ये कहते हैं कि जो n है वो 1 से बहुत बड़ा है, तो अब इस 1 को नेग्लेक्ट करने से ऊपर बनेगा n और नीचे बनेगा n इंटू एन, एन स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज n की पावर 4। तो यहां से आपका आएगा 1 बाई एन क्यूब। क्या ये क्लियर हुआ आपको बेटा कि अजम्पशंस कहां लगाने हैं एग्जैक्टली? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए न्यूमेरिकल। बताइए, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये क्लियर हुआ बेटा? लेट मी नो। ठीक है। नाउ लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। देखिए ध्यान से, इसको रीड करें। क्या कह रहा है आपसे? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज ए हाइड्रोजन लाइक आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 9 रिडबर्ग। अब एक नई यूनिट आ गई फिर से। एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज ए हाइड्रोजन लाइक आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। देखो हाइड्रोजन लाइक आयन है। हाइड्रोजन लाइक आयन का मतलब क्या है? जैसे हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो घूम रहा होगा, और सिंस एक ही इलेक्ट्रॉन है तो n इक्वल टू 1 में ही घूम रहा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन लाइक कोई आपका आयन है, वी डोंट नो क्या है उसके लिए z की वैल्यू। ठीक है, पर वो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन लाइक आयन है और उसके लिए n इक्वल टू 1 से। देखो हाइड्रोजन लाइक है इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो n इक्वल टू 1 में होगा नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में। तो यहां से हमें ये पता चला कि इसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 9 रिडबर्ग। तो हम इसको M9R ऐसे लिख लेंगे। ये एक नई यूनिट हो गई आपकी एनर्जी की। तो इसका मतलब क्या है? वी नो दैट एनर्जी क्या होती है आपकी? Hc बाई लैम्डा। यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू क्या होते हैं? ध्यान से लिखिए, इस ऑर्बिट की एनर्जी जो भी होगी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम में कैसे दी जाती है? इट इज, याद करिए रेडबर्ग इक्वेशन क्या थी? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं दोनों तरफ Hc से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें एनर्जी का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर एच सी बाई एन स्क्वायर। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला सिखाना चाहता है। सर ये आर नेटवर्क कांस्टेंट है, एच फ्लाइंग कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। अगर इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही देता है। ठीक है, तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है,
बस ये आर के टर्म में है, तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आप इसको इक्वेट कर देंगे, एनर्जी की जगह डायरेक्टली लिखेंगे 9R, और यहां पर लिखा हुआ है आर एच सी बाई एन स्क्वायर, का मतलब ये हो गया कि आर एच सी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से जब आप ये फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, एन की जगह 1 पुट करेंगे क्योंकि ग्राउंड स्टेट है, तो यहां से आपको आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, और जेड की वैल्यू पता लग जाएगी। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9/h/c। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि हमें यही पता करना था कि एक्चुअल में ये हाइड्रोजन लाइक एटम है क्या। वंस यू नो द जेड, फिर ये कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड when the electron in this ion jumps from the second excited state to ground state। अगर आपको अब जेड की वैल्यू पता है, तो ये जो पूछ रहा है आपसे कि जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ n इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2 का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो वो कह रहा है 2 से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए, यानी कि n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में आए, तो जो एनर्जी रिलीज, जो वेवलेंथ रिलीज होगी 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। तो n1 आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ z स्क्वायर विच इज 9/hc। तो ये वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे, एंड फ्रॉम देयर आर की वैल्यू आपको पता ही है, फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट लैम्डा। और वो जब आप रखेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू, अगेन क्या बनेगा, आर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर की जगह रखेंगे तो 9/hc इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9। तो ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन मैं आपके लिए कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा कैलकुलेट करना सीखें। एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 9r इंटू 8/9, 9 से 9 कैंसिल हुआ, तो यहां से एच सी बाई लैम्डा आपका आ गया 8 इंटू आर। तो फिर से वही चीज है, लैम्डा अगर नैनोमीटर में निकालना है, ठीक है, तो यहां से तो अब आप वैल्यू ही पुट कर दो, क्योंकि नेटवर्क की वैल्यू भी आपको ऐसा ही में पता है। तो इधर आपको h की वैल्यू एज इट इज रखनी पड़ेगी, c की वैल्यू भी एज इट इज रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो लैम्डा है आपको यहां से निकलेगा, r की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 होती है, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कर लेंगे बेटा, बताइए। तो ये हमने आज कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए एटम पर बेस्ड। एटम से रिलेटेड और भी सॉल्व एग्जांपल हैं, उनकी वीडियोस मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, आप उनको सुने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जो न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ग्रुप पे आएंगे, उनकी थ्योरी को आप तसल्ली से सुने। बहुत हड़बड़ाहट ना करें कि एमटीएस से तो जल्दी जल्दी न्यूक्लियाई खत्म कर रहे हैं प्रेशर में आके। आप अच्छे से रिवीजन करें 11th के टॉपिक्स का। हमारा जो पर्पज है छुट्टियों का वो ये है कि 11th के टॉपिक्स में वीकनेस ना रह जाए, तो एमटीएस की वजह से आप अपनी तैयारी खराब ना करें, फ्लो खराब ना करें। एटम रेडी हो गया है तो उसको बढ़िया से रेडी करें, 11 के टॉपिक रेडी करें और उस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करें। जो भी चैप्टर पढ़े उसको तसल्ली से आराम से सीखते हुए पढ़े, ठीक है, हड़बड़ाहट में पढ़ाई ना करें। चलिए, लेट मी एंड द मीटिंग नाउ।